कि हमारी दूरी कितनी होती है। आप सबको याद भी होगा कि ग्राउंड से ट्रांसमिशन लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है। तो खास करके 2-3 बातें हैं। जब आपकी क्या हो जाए सर्विस लाइन, सर्विस लाइन का मतलब समझते हैं, जिससे कौन जुड़ा होता है, बिल्कुल सीधे कौन जुड़ा होता है, कंज्यूमर जुड़ा हो, वो लाइन आपकी क्या होती है, सर्विस लाइन। तो सर्विस लाइन जब सड़क से पार करती है, सर्विस लाइन जब सड़क क्रॉस करती है, क्या करती है, सड़क क्रॉस करती है, तब जाकर के कितना दूरी रहना चाहिए। ठीक है, पहली बात ध्यान दीजिएगा, जब आपका कैसा हो, निम्न या मध्यम वोल्टेज लाइन हो, लो या मीडियम वोल्टेज लाइन होगा, तो अब कितना डिस्टेंस कम से कम हम लोग अर्थ और कंडक्टर के बीच रखते हैं, जरा बताइएगा। अर्थ व कंडक्टर के बीच, अर्थ व कंडक्टर के बीच कौन सा साहब, ग्राउंड क्लियरेंस। किसकी बात हो रही है, ग्राउंड क्लियरेंस की बात हो रही है। 1 मीटर या इसी को क्या कहते हैं, 19 फीट, है ना, ये हमारा मैक्सिमम होता है। दूसरा देख लीजिए, आप ज्यादा कर दीजिए अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना आपको रखना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये क्या है आप, लेकिन कम से कम इतना रखना चाहिए। नेक्स्ट आइए साहब, दूसरा है उच्च वोल्टेज के लिए। तो उच्च वोल्टेज लाइन अगर है तो जरा बताइए, इसमें मान तो थोड़ा बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। उच्च वोल्टेज लाइन हेतु कितना होता है, ग्राउंड क्लियरेंस को हम जी और सी लिख दें, आप लोग समझ जाइएगा ना, जी से ग्राउंड, सी से क्लियरेंस। इसका मान कितना है, 6.096, कितना है, 6.096, अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो गया, 20 फीट हो गया। यानी वोल्टता बढ़ती है तो ग्राउंड क्लियरेंस के मान को भी क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। चलिए साहब, अब देखते हैं हम लोग कि आपका सर्विस लाइन जब सड़क के किनारे लगाई जाए तो क्रॉस के समय की है, ठीक है। अब की स्थिति है कि सर्विस लाइन जब क्या की जाए, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे से ले जाया जाए। ऐसे सिचुएशन पर साहब आपका क्या है, लो व मीडियम लाइन है, तो वैज्ञानिक साहब बता दीजिएगा क्या हो जाएगा दूरी का मान, 5.485 कितना फीट है, 18 फीट है। इसमें बहुत दूरी थोड़ी कम हो गई। दूसरा आपका क्या हो जाए, उच्च वोल्टेज वाला रहे, तब बताइए तो सरकार क्या हो जाएगा पंकज जी, उच्च वोल्टेज में 5.791 यानी 19 फीट होगी। डाटा सब वही है, खाली ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, तो आपका क्या हो गया 5.79। अगला देख लेते हैं साहब जी, हो गया, नोट कर लिया जिनको करना था। चलिए नेक्स्ट हमारा देख लीजिए, जब सर्विस लाइन खुले क्षेत्र से जा रही हो, क्या हो, सर्विस लाइन खुले क्षेत्र से जा रही हो, सड़क वगैरह नहीं हो, ठीक है, खुले क्षेत्र से जा रही हो, ऐसी स्थिति में जरा देख लीजिए क्या होगा। ऐसी स्थिति में साथियों अगर आपका क्या हो, पहला 11 kV वाली बेयर कंडक्टर क्या हो साहब, का मान क्या हो जाएगा, 4.572 यानी कितना फीट, 15 फीट हो जाएगी, ठीक है। और इससे यदि ज्यादा वाला होगा तब बढ़ा देंगे मान, है ना, लेकिन 11 kV तक
आपका कैसा हो, इंसुलेटेड कंडक्टर हो, केबल हो। तो इसमें बढ़ाएंगे कि घटा देंगे? बिल्कुल, इसमें टावर का साइज हमारा कम हो जाएगा, बहुत इसमें ऊपर करने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा? 3.953 यानी 14 फुट की 13 फुट, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 फुट हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ना 1 फुट बराबर कितना सेंटीमीटर? 30 दशमलव 1 फुट बराबर 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 इंच बराबर होता है 1 फुट। तो आप जरा ज्ञान गुना कीजिए, 2.54 गुना 12 कीजिए, कितना हो रहा है? 3.30.48, तो आ रहा है 30.48 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप बदल लीजिएगा, ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो 13 फुट बराबर कितना सेंटीमीटर? करिए तो जरा सा, 13 गुना 30.48 बताइए कितना हो रहा है? 13 गुना 30.48 कीजिए। तेरह गुना 30.48 396.24, 396.24 सेंटीमीटर आ रहा है। 396.24 इतना सेंटीमीटर। 100 से भाग दे दीजिए, 3.9624 इतना मीटर। तो लगभग हो ही न गया 13 फीट, है कि नहीं है? अप्रोक्सीमेट एनालिसिस हो गया 13 फीट। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अब एक और छोटी सी बात है, उच्च और अति उच्च वोल्टेज का इमारत से दूरी, बिल्डिंग से दूरी। ठीक है, उच्च एवं अति उच्च वोल्टेज की इमारत यानी बिल्डिंग से दूरी। अब बिल्डिंग से दूरी का मतलब आप समझते हैं, बिल्डिंग से दो तरह की दूरी होगी, एक होगी ऊपर में, एक होगी साइड में, दोनों बातें होंगी। तो आइए जरा हम लोग देख लेते हैं भवन के ऊपरी हिस्से में कहां की बात हो रही है साहब? हमारी बात हो रही है मकान के ऊपरी हिस्से में। मकान के ऊपरी हिस्से में दूरी। ठीक है, अब आपका शर्त क्या है? अगर हमारी 33 केवी का क्या हो लाइन, तो 33 केवी का लाइन होगा तो मकान से कितना ऊपर होना चाहिए? कम से कम 3.658 यानी आपका 12 फीट कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये वाला मीटर में है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब 12 फुट आपका जो है फुट में है, उसमें कोई शक नहीं। 33 केवी का लाइन में तो चलेगा, लेकिन इससे ऊंचा लाइन हो, ज्यादा हो, कैसा हो? EHV लाइन हो, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन हो। तो EHV लाइन में दूरी घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 3.658 प्लस 0 पॉइंट कितना? 305। यही नियम कह रहा था, 305 मीटर आप इसमें जोड़ते जाइए
जितना आगे बढ़ाते जाइएगा प्लस 0.305 आप करते चले जाइए, ठीक है कि नहीं। चलिए तो हमारा प्लस 305 हम लोग क्या करते जाते हैं हर एक 33 के भी के लिए, याद रखिएगा प्लस 305 हम लोग जोड़ते जाएंगे प्रत्येक कितना के लिए 33 के भी के लिए, प्रत्येक 33 के भी के लिए इतना हम लोग जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। आइए साहब जी, अब आपका है ये तो ऊपर हो गया। दूसरी बात है भवन के पास से गुजरने पर दूरी, भवन के पास से गुजरने पर दूरी, यानी बिल्डिंग के बगल से जा रहे हैं। एक तो ऊपर से जा रहे थे, एक अब कहां जा रहे हैं बगल से। अगर हम लोग बगल से जा रहे हैं, आपके पास उच्च वोल्टेज का लाइन जा रहा है, मतलब 11 केवी का क्या हो रहा है लाइन जा रहा है। कितना दूरी रखिएगा 1.829 मीटर रखिएगा, लगभग कितना फुट हो गया 4 फुट हो गया। इतना हम लोग साइड करके ले जाएंगे। दूसरा आपसे कह रहा है अगर आपका 11 केवी से लेकर 33 केवी का पास कर रहा है, तब दूरी कितना करिएगा जरा बताइएगा। तब हम लोग क्या करेंगे 1.829 तो हमारा है ही है ना, आप प्लस इसमें क्या कर दीजिएगा 0.1829 है ना, इतना इसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है। यानी प्रत्येक कितना के लिए, प्रत्येक 33 केवी के लिए हम क्या करते जाएंगे 0.1829 जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। कितना जोड़ेंगे 0.305 तो वहां पर ठीक है, इसमें कितना जोड़ा जा रहा है भवन के पास वाला हम तो इतना ही ना जोड़ रहे हैं, ऊपर वाला हमने 305, ठीक है ना, ऊपर वाले हम जोड़ते हैं, इसमें उतना नहीं डिस्टेंस रखते हैं, ठीक है ना, इसमें इतना काफी रहता है। पहले तो बताए हैं ना 305 उसमें, जीरो 0.305 भवन से लाइन की क्षैतिज के लिए, ठीक है, और 0.305 भी ऊर्ध्व के लिए है, ठीक है। हाँ पास वाले के लिए यही वैल्यू ठीक है। वहां पर क्या था भवन से लाइन की न्यूनतम क्षैतिज दूरी है, ठीक है, तो क्षैतिज वाले में भी हम लोग क्या कर रहे थे 1.83 में कितना जोड़ रहे हैं 0.305 मीटर प्रत्येक 33 के लिए, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए साहब जी नियम 85 देख लेते हैं क्या कहता है। नियम 85 कहता है विद्यार्थी जी, नियम 85 क्या बताता है, बिल्कुल यह बताता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में दो पोल के बीच की दूरी। यह क्या बताता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में दो पोल के बीच की दूरी को बताता है, ठीक है, जो कि कितना कहता है स्टैंडर्ड 67 मीटर होनी चाहिए न्यूनतम। उसके बाद साहब जी आपका नियम 88 क्या बताता है, नियम 88 बताता है प्रत्येक गार्ड वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो क्या बताता है यह गार्ड वायर का
ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यानी गार्ड वायर कितना तक वजन को सह सकता है। तो कितना सहता है? 632.02 kg, यानी 6 क्विंटल तक का वजन को सहने की क्षमता रखता है। ठीक है। आइए विद्यार्थी जी, जम्फर का नाम आपने सुना होगा। ये जम्फर क्या काम करता है? जम्फर जो है बेसिक रूप से जान लीजिए, मेरा 2 पोल है यहां और यहां, हम लाइन को देना चाहते हैं या कट करना चाहते हैं, लाइन एक्सटेंशन करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? लाइन एक्सटेंशन करना चाहते हैं या लाइन को हम लोग कट करना चाहते हैं। तो दोनों को जोड़ने के लिए इस तरह का जो वायर होता है, जो लूप के रूप में दोनों वायर के बीच संबंध बनाता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? जम्फर के नाम से जानते हैं। हाँ विद्यार्थी जी, क्योंकि जब भी कनेक्शन होगा तो हमारा बिना इंसुलेटर के क्रॉस आर्म के ऊपर कंडक्टर तो हो ही नहीं सकता है। अब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए यहीं तक आपने पोल को डिजाइन किया था, बाद में उधर कुछ आदमी ने घर बना लिया, तो यहां से वहां जो हम तार जोड़ेंगे तो किसके माध्यम से? जम्फर के माध्यम से। लाइन डिस्कनेक्ट करना है तो इधर हम सप्लाई कट कर दिए, जम्फर तार हटा दिए, उसका संपर्क क्या हो गया? टूट गया। तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है, दोनों पोल आपका पास पास ही रहता है। नहीं समझिए कि 5 मीटर की दूरी पर रहेगा, ये सब आपका जो है सो 2 फुट 4 फुट के लेंथ का, मैक्सिमम 2 फुट 3 फुट के लेंथ का रहता है, उससे ज्यादा का नहीं रहता है। कम ही दूरी में हम लोग ऐसा करने का काम करते हैं। चलिए, और यदि जम्फर तार आप नीचे कर दिए तो क्या हो जाता है? सेफ्टी प्राप्त हो जाती है किसको? इलेक्ट्रीशियन को। ठीक है ना। तो जम्फर तार के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन भी पूरी तरह से क्या होता है? सेफ हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप जम्फर तार को हटाइएगा तो तुरंत इस तरफ के लाइन पर कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई बिल्कुल क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल सप्लाई उसको 0 हो जाएगी, बिजली बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सुरक्षा के माध्यम से सुरक्षित तरीके से काम कर सकता है। बाकी यहां तक जितना भी कंज्यूमर है उसको बिजली जा रहा है, लाइन उसको मिल रहा है, उस साइड के पब्लिक को लाइट कट जाएगा, उधर मेंटेनेंस अपना कीजिए। तो इस दृष्टिकोण से भी हम लोग क्या करते हैं? जम्फर वगैरह का यूज किया करते हैं। ठीक है ना। चलिए, फिर आप आइसोलेटर का नाम सुना होगा आपने। आइसोलेटर हमारा क्या होता है? ये ऑफ लोड स्विच होता है। यह जो आपका आइसोलेटर है, यह लाइन को पूरी तरह से क्या करता है? डिस्चार्ज करता है। मतलब हाई वोल्टेज लाइन पर आप काम कर रहे हैं, सप्लाई भले आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं, सप्लाई आप 0 कर देते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुरंत इलेक्ट्रीशियन चढ़ करके लाइन पे मेंटेनेंस करने लगेगा। अगर वो तुरंत चढ़ता है तो उस समय करंट मौजूद होगी। पंखा का कंडेंसर आपने देखा है, इस कंडेंसर को आप खोल लीजिए, खोल करके चल रहा है, मेन सप्लाई बंद करके खोलिए, खोल करके आपका जो हैंडल है, कंडक्टिंग हैंडल जो मेटल का बना हुआ है, दरवाजा सबका हैंडल, उस पे जाके दोनों उसका टर्मिनल को सटाइए। देखिए 5 मिनट बाद भी चटर चटर चिरचिर की आवाज आएगी। समझे? मतलब 5 मिनट 10 मिनट तक भी वह क्या रहता है? चार्ज रहता है। जब इतना छोटा सा कंडेंसर इतने समय तक चार्ज रहता है तो मेन लाइन में तो 11 के भी, 132 के भी, 220 के भी, 400 के भी की बात हो रही है। खुद तो चार्ज रहेगी ही, अपने चारों ओर के एयर को भी क्या करती है? आयनाइज कर देती है, जिसके बाद अगर तुरंत चढ़ा दीजिएगा इलेक्ट्रीशियन को, वह जीवित नहीं रह पाएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए हम आइसोलेटर से क्या करते हैं? लाइन को फुली डिस्चार्ज कर लेते हैं। करंट 0 जब हम कंफर्म हो जाते हैं तब जाकर के उस पे क्या करते हैं साहब? मेंटेनेंस का काम किया जाता है। तो आइसोलेटर जो है वह मुख्य रूप से किस लिए प्रयोग किया जा रहा है? लाइन को डिस्चार्ज करने के लिए। किस लिए किया जा रहा है? लाइन को डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है कि नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। आइए विद्यार्थी जी, क्रॉस आर्म जो है वो तो सहारा प्रदान करता है। जम्फर तार उधर का लाइन इधर के लाइन को जोड़ने का क्या करता है? काम करता है। जम्फर तार एक प्रकार की क्या होती है? कंडक्टर होती है। वह भी समान रूप से ACSR की ही बनी हुई होती है। बस आपका इंसुलेटर पर वहां जो कंडक्टर है उसको क्या किया? इस तरफ के कंडक्टर से कनेक्शन बनाने का काम किया। बस यही इसका मेन वर्क होता है। चलिए विद्यार्थी जी, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है? 63 वोल्ट रहता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आप जिस क्षमता का लीजिएगा उस हिसाब से रहता है। नॉर्मली जो है ये सभी डिवाइसेस जो हैं वह आपकी सिंगल फेज 230 वोल्ट 250 वोल्ट के लिए डिजाइन की गई हैं। ठीक है ना। 1.5 या 2 माइक्रोफेराड से लेकर के 2.5 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड ये मैक्सिमम रेंज का हम यूज करते हैं।
ठीक है ना। और उसके लिए सप्लाई वोल्टेज 220, 230, 210, 190, 240 ये रेंज हम लोग रखते हैं। 250 से ऊपर तो कभी भी नहीं देते हैं। अब किस क्षमता का है, कितना स्टोर करेगा, वो सब चीज देखना पड़ेगा। आपका पंखा बड़ा रहेगा, ब्लेड बड़ा रहेगा तो वहां कंडेंसर बड़ा देना पड़ता है। ब्लेड छोटा रहेगा, कंडेंसर आपका उस हिसाब से कम रहता है। तो वो सब तय किया जाता है मानक के आधार पर, स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं। किसी में 2 माइक्रोफैराड का देखिएगा कंडेंसर, किसी में 4 का देखिएगा। अब जब चले जाइए रेलवे स्टेशन पर, वहां 4 लेना वाला बड़ा वाला है, उसमें आपका 10-12 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है। तो जो जी अब मोटर में फिर अलग अलग सबका रेंज है कि नहीं है, 60 का 120 का सब अलग अलग रेंज रहता। चलिए हाँ ±6% वह वोल्टेज रेगुलेशन के लिए निर्धारित किया गया है। अब क्वेश्चन किस भाषा में पूछा है उस आधार पर सोचना पड़ेगा। तब उसका कोई डाटा जब तक नहीं देगा तब तक कैसे जवाब दिया जा सकता। हाँ तो कनेक्शन जब तक नहीं दिखाएगा तब तक थोड़े ऐसे हो सकता है। या तो कनेक्शन दिखाइए या कुछ ऐसा बताइए तब जाकर के रीडिंग करके तब बताइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरित रोधक कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। आइए जरा ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए त्वरित रोधक क्यों यूज करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे साहब जी, लाइटनिंग से सर्ज से, किससे साहब जी, लाइटनिंग सर्ज से सुरक्षा हेतु। अब ये लाइटनिंग सर्ज क्या है जरा बता दीजिए। आसमानी बिजली है। क्या है विद्यार्थी जी, ये आसमानी बिजली है। क्या है साहब, आसमानी बिजली है। उससे सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिए, लाइटनिंग अरेस्टर क्या कर रहा है, आसमानी बिजली को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसको अवशोषित करके और फिर कहां भेज दे रहा है, पृथ्वी में भेज दे रहा है, जिससे आपकी लाइन क्या होती है, सेफ और सुरक्षित हो जाती हैं। हम जब भी ओवरहेड लाइन में अरेंजमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं साहब, RYB तो यहां है ही, लेकिन सबसे ऊपर क्या करते हैं, अर्थ वायर को हम लोग डालते हैं। विद्यार्थी जी अर्थ वायर का रंग आप जानते हैं कैसा होता है, अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है साथियों, हरा होता है, ग्रीन होता है, समझे कि नहीं। अब यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो हरा होता है हमारा, तो इसमें ऊपर रखने के कारण क्या होता है कि हमारी त्वरित यानी आपकी जो साहब सर्ज है वह एब्जॉर्ब सबसे पहले कहां पहुंची, अर्थ वायर पर। और अर्थ वायर किससे जुड़ा है, हमारे पृथ्वी से, लाइटनिंग अरेस्टर के माध्यम से पृथ्वी से जुड़ा है। यहां पर मैक्सिमम सर्ज को क्या करता है, स्वीकार करता है और फिर उसको धड़ल्ले से बाईपास करके कहां भेज देता है, पृथ्वी में। और बाकी हमारी लाइन क्या होती है, सेफ और सुरक्षित रह जाती हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब उद्देश्य तो आपको पता चल गया। अब जरा हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है कि नहीं, कि भाई ये कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला आपका है रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर। पहला क्या है, रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये जो मेरा रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर है, इसमें क्या काम होगा विद्यार्थी जी, कुछ आइडिया है आप लोगों को। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हॉर्न गैप होता है, रॉड गैप होता है, नाम से ही संस्कार समझ में आ रहा है। लाइन को जब भी आप क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे या फिर आपका इस तरह की फॉल्ट अगर होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा रॉड है उसको सेपरेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, सेपरेशन हो जाती है और हम बच जाते हैं। तो आपको बस उतना सारा वर्किंग वगैरह पर नहीं ध्यान देना है, बस 2-3 बातें इसके बारे में याद रख लेनी है। क्या याद रख लेनी है साहब, यह कुछ समय तक क्या होता है, निम्न वोल्टेज पर ध्यान रखिएगा। क्या होता है साहब जी, ओवर वोल्टेज की स्थिति में, ओवर वोल्टेज की स्थिति में कुछ समय तक, हमेशा के लिए नहीं, क्या होता है साहब, कुछ समय तक निम्न वोल्टेज पर
मेंटेन कर लेता है। क्या होता है, कुछ समय तक निम्न वोल्टेज कितना साहब 50 वोल्ट तक सिस्टम को संचालित करने का काम करता है, यानी उस ओवर वोल्टेज के प्रभाव को कुछ समय तक सह लेता है, उसको एडजस्ट कर लेता है। दूसरे नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यह क्या होती है, कम झुकाव। इसका उपयोग कहां करते हैं, इसका उपयोग कम झुकाव वाले अरेंजमेंट में करते हैं। दूसरा हमारा है साहब स्फेयर गैप। स्फेयर गैप लाइटनिंग अरेस्टर को हम लोग LA लिख देते हैं, काम चल जाएगा। L से लाइटनिंग, A से अरेस्टर। यह जो है इसमें क्या होता है, आपका छड़ तो रहता ही है, लेकिन यहां पर क्या रहता है, गोला। इसके बीच गैप जितना बढ़ेगा हमारी वोल्टेज उतनी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। गैप कम होगा मेरी वोल्टेज क्या होती है, कम होती है। विद्यार्थी जी हम लोग जो हैं, आप लोग जब HV की बात करेंगे, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग की बात करेंगे, तो हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्फेयर गैप के बीच की दूरी से ही वोल्टेज का मान मापते हैं। स्फेयर गैप को जितना दूर करते जाएंगे, जितना जबकि चिंगारी आनी बंद हो जाएगी, मतलब इसको हम लोग मान लीजिए कि यह आपका 2 mm है, तो 2 mm की दूरी पर रख रहे हैं तो चिंगारी नहीं हो रहा है, उससे हल्का कम कर रहे हैं तो चिंगारी आ रहा है। तो 2 mm का एक चार्ट होता है कि अगर 2 mm का गैप है तो उस चार्ट को देख करके पता चल जाएगा कि यहां पर 13 kV है कि 10 kV है कि 3 kV है। तो आप वहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 2 mm का गैप में मेरा इतना kV का वोल्ट हो गया। ये गैप बढ़ा के 5 हो गया, 5 से कम करते हैं तो मेरा क्या होता है, स्पार्क आ रहा है। तो वहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई 5 mm के गैप में कितना वोल्टेज रह रहा है, तो उस तरीके से भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग इस हाई वोल्टेज को 3 kV, 13 kV, 100 kV या फिर मान लीजिए आपका 132 kV, उसको मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर उतना तक क्षमता का बन ही नहीं सकता है, समझे कि नहीं, दिक्कत हो जाती है। तो इस स्फेयर गैप लाइटनिंग अरेस्टर में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, त्वरित रोधक में छड़ के दोनों ओर क्या लगा होता है, त्वरित रोधक में छड़ के दोनों ओर आपका स्फेयर लगा होता है, यानी गोला लगा होता है। और यह गोला जो लगा होता है वह किस चीज का होता है, मेटल का होता है, समझे कि नहीं, क्या होता है, गोला लगा होता है जो मेटल होता है। और यह धात्विक गोला, यह धात्विक गोला वोल्टेज के आधार पर क्या होता है, वोल्टेज के आधार पर स्पार्क की गतिविधि को संचालित करता है। यानी आपका गैप अगर कम हुआ, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी, स्पार्क बढ़ेगी, है ना, और गैप मेरा बढ़ गया तो स्पार्क क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, ये है साहब। अगला भी आपका और भी कई प्रकार का है, इलेक्ट्रोलाइटिक लाइटनिंग अरेस्टर है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तीसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक लाइटनिंग अरेस्टर। अब इसमें तो आप समझ ही रहे हैं कि हम यहां किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर रहे हैं। तो जो मेरा लाइटनिंग अरेस्टर होगा वहां आर्क क्वेंचिंग के लिए किसका यूज किया गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक का। तो इसमें कौन सा पदार्थ आप ले रहे हैं, इसमें हम लोग लेते हैं साहब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का आप प्रयोग करते हैं तो किस रूप में लेते हैं साहब जी, पतला आपका फिल्म रील होता है ना, याद रखिएगा, पतले फिल्म के रूप में। एक जमाना हुआ करता था जब आपके कैमरा में रील लगता था, ठीक है, और उस रील को यदि आप प्रिंट होने से पहले निकाल के फैला देते, उस पर प्रकाश चला जाता, सारा इमेज क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था, धुंधला हो जाता था, है कि नहीं है। तो वो समय था, अब तो डिजिटल युग आ गया है कि नहीं है। इमेज खींचिए, उधर तब तक में चला भी गया, इधर डिलीट भी मार दीजिए, अगले के पास सेव है, सुरक्षित है, समझे कि नहीं, ये मामला है।